Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today we are going to have a training session for the parents as well as professionals. Occupational therapy क्या चीज है? हमें occupational therapist को कब consult करना चाहिए? और कौन से effective ways हैं जो occupational therapy में हमारे लिए helpful होंगे? We as Al Bayan presents an interview with Miss Najma Adam, who is an occupational therapist. MashaAllah, she is the founder of Rise Institute. She has over 24 years of experience, including in USA, Malaysia, and most prestigious institutes in Karachi. So let's begin. Welcome, Ms. Najma, to our interview with Al Bayan. Thank you so much for your presence. Thank you for inviting me. Thank you so much. Okay, let's move on to the first question, which is, what is occupational therapy and its benefits? Who needs occupational therapy? ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है और इसके फवाइद क्या हैं और किस को या किन अशखास को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है लाइफ में? Miss Najma, your voice is quite distorted. If you can just connect with the laptop, अगर सिर्फ लैपटॉप की साउंड से कनेक्ट हो सकता है तो that's good. It's distorted like. Can you hear me now? It's clear now. Thank you. So occupational therapy के बारे में मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ब्रीफ करूंगी कि occupational therapy का वर्ड occupation से निकला है और occupation का मतलब ये है कि जो हम रोजाना की एक्टिविटीज एवरीडे की जो एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं सुबह से लेके रात तक उसके बारे में जो चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो, एल्डरली हो, किसी भी एज ग्रुप का 0 to 100+ यानी पैदा होने के बाद से लेके 100+ कोई भी एज ग्रुप के क्लाइंट्स को हम डील करते हैं। इसमें हमारी बहुत सारे एरियाज हैं जिसको हम कवर करते हैं, जिसमें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सबसे पहले आता है और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिसे हम एरियल्स कहते हैं उसमें बेसिक या सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल्फ हेल्प स्किल्स होती है जो हम सब बड़े बूढ़े जवान हर कोई जो सुबह सवेरे जब हम उठते हैं उस वक्त से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं जिसमें ड्रेसिंग, फीडिंग, bathing, toileting, खाना खाना, everything related to self care वो आती है, ठीक है। So दूसरा एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की जो टाइप होती है वो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहलाती है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज होता है। इनफैक्ट हमारा जो कम्युनिटी से इंटरेक्शन है वो आता है, जैसे मनी हैंडलिंग, हम पैसों को कैसे हैंडल करते हैं, फोन का इस्तेमाल और इस किस्म की जो चीजें हैं जो हमें कम्युनिटी से इंटरैक्ट कराती है वो सब एक्टिविटीज उसमें आती है। तो बेसिक हमारा एरियल्स है। फिर इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स आती है। जाहिर है हमें इस एरियल्स करने के लिए सेल्फ केयर के लिए बटनिंग करने की भी जरूरत है, लेस बांधने की भी जरूरत है, बच्चों को या बड़ों को राइटिंग करने की जरूरत है। तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर बच्चे हैं, अभी इस वक्त हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बेसिकली बच्चों को स्कूल जाने के लिए या एकेडमिक्स के लिए उनकी या हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम फाइन मोटर स्किल्स पर भी काम करते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रोस मोटर भी है जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट भी डील करते हैं, बट क्योंकि हम क्लाइंट्स को फंक्शनल और इंडिपेंडेंट बना रहे होते हैं तो जो काम फिजिकल थेरेपिस्ट इनिशिएट करता है हम उसको फंक्शनल बनाते हैं ताकि बच्चा या बड़ा अपने पैरों को से वॉक करके वॉशरूम जा सके या कबर्ड से चीजें निकाल सके, तो वो फंक्शनल एक्टिविटी में आता है। सो हम उनको फंक्शनल बनाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारा है जिसे कॉग्निटिव स्किल्स कहलाते हैं, जो कि बड़े और बच्चों दोनों में ही ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं। मतलब बच्चों के हवाले से हम जैसे छोटे बच्चे हैं और स्कूल में जाना है तो बेसिक चीजें जिस तरह की है शेप, साइज, कलर परसेप्शन, इस किस्म की जो एकेडमिक या स्कूल बेस्ड चीजें होती हैं उसको भी हम डील कर रहे होते हैं। और एक और बहुत हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे प्ले एंड सोशल स्किल्स कहते हैं। बच्चों के हवाले से या इवन बड़े भी हमारा क्या सोशल इंटरेक्शन है, किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या बच्चे प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ, कितना सोशल होते हैं, उसको भी हम कवर करते हैं। एक और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसे हम सेंसरी
इंटीग्रेशन या प्रोसेसिंग कहते हैं। उस प्रोसेसिंग की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट से इनपुट आ रहा होता है उसको प्रोसेस करके ब्रेन में और किस तरीके से अप्रोप्रिएट आउटपुट आता है। अगर आउटपुट अप्रोप्रिएट होता है तो हम बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। अगर हमारा आउटपुट इनअप्रोप्रिएट होता है तो हमें बटनिंग करने में या बैठने में या राइटिंग करने में या किसी भी डेली रूटीन के टास्क करने में चैलेंज हो सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मिस नजमान। दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपने शुरू में पूछा, हु नीड्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस डिसऑर्डर, डिजीज या सिंड्रोम के साथ है, और इवन अगर किसी किस्म के कोई ऐसे फिजिकल या मेंटल या साइको सोशल चैलेंजेस नहीं है, फिर भी कोई अगर टिपिकल शख्स है या बच्चा है जिसको सिर्फ हैंडराइटिंग के थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं या बैक के इश्यूज हैं, यू नो ऑफिस में काम करके अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो हम टिपिकल लोगों को भी डील करते हैं, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, which is when a parent should consult an occupational therapist. एक पेरेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कब राब्ता करना चाहिए? मिस नजमा, आई वुड लाइक कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी जरूर मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, एक ऑटिज्म वाले बच्चे के पेरेंट को ये नहीं मालूम होता कि आइदर वी शुड गो टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और नॉट। हमारे बच्चे के कुछ सेंसरी इश्यूज तो हैं, लेकिन हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कब कंसल्ट करना है? सो आई वांट लाइक इन लेमैन टर्म्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन, आप ये बता दें, एक पेरेंट क्या क्या चीजें अपने बच्चे के अंदर देखे तो उसे फौरन एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या उसे कब एक थेरेपी सेशन जो है वो कंडक्ट करना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ? ओके, सो ये बहुत बड़ा और बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपको समझाने की, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या डायग्नोसिस है और कितना अच्छे तरीके से पेरेंट जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाए। पहला स्टेप तो ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका दूसरे रेगुलर या टिपिकल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, चाहे वो यू नो उसके माइलस्टोन्स हो कि नेक होल्डिंग नहीं हुई है, सिटिंग प्रॉपर टाइम पे जो एक डेवलपमेंटल एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो रही, या आप देख रहे हैं कि बच्चा सोशलाइज नहीं कर रहा है या आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, या बैठने में बहुत यू नो चैलेंजेस लग रहे हैं कि सारा वक्त दौड़ भाग रहा है या अटेंशन नहीं दे रहा किसी काम को, किसी टास्क को, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि क्या डायग्नोसिस है। कुछ डायग्नोसिस ऐसी होती है जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, उसमें हमें पहले दिन ही से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हमें उसके फीचर्स की वजह से, या कुछ और सिंड्रोम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें फौरी तौर पर पता चल जाता है। इवन बिफोर बर्थ भी समटाइम्स टेस्ट के जरिए पता चल सकती हैं कुछ चीजें, बट एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले में, उसके कजन्स या सिबलिंग्स या और बच्चों का जो एक्सपीरियंस होगा उसके मुकाबले में वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट या यूनिक नजर आ रहा है, तो आपको राइट अवे यू नो उसमें टाइम इज वेरी प्रेशियस कि आप राइट टाइम पे अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। उसके बाद आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं कि एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करवाते हैं, फिर यू नो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करने की जरूरत होती है या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो थेरेपी स्टार्ट होती है। यू नो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो सकती है, या फिजिकल थेरेपी भी हो सकती है, या आजकल जैसे बिहेवियर थेरेपिस्ट भी काम कर रहे हैं बिहेवियर पे। सो ये हो सकता है, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप। सो अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट या ब्रीफली कहूँ तो जितना जल्दी आपको पता चले उतनी जल्दी ट्रीटमेंट करवानी है, उतनी जल्दी इंटरवेंशन होनी चाहिए बच्चे की। और एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, जो कि 0 से 3 और कुछ जगहों पे 3+ भी कहा जाता है, मगर 3 इयर्स के अंडर अगर हमें किसी बच्चे के कोई चैलेंजेस पता चलते हैं और जितना जल्दी हम उस पर काम करते हैं, नॉट जस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बाकी भी टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबके अपने अपने एरियाज होते हैं, और जब सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो
उसका आउटकम या इंटरवेंशन जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो जितनी जल्दी पता चले उतना जल्दी कांटेक्ट करें, डिले मत करें, बिकॉज मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये देखा है कि उनको पता होता है एक माँ चीजें इग्नोर नहीं कर सकती है। पेरेंट्स बेसिकली डिनायल फेज में होते हैं। होता है कि आस-पास के लोग जो हैं वो शायद ये कह रहे होते हैं कि नहीं अभी बच्चा चल जाएगा, बोल लेगा, कोई मसला नहीं है, उस फलाने का भी ऐसा ही हुआ था, उसके चचा ऐसे थे, उसके फूफो ऐसी थी, उसका तो हो गया था। तो वो चीजें जो है ना वो काफी डिले कर देती है, और जो काम जिस टाइम पर राइट टाइम पर होना चाहिए वो बहुत डिले हो जाता है, और आखिर में जाहिर है कि पेरेंट्स या घर वाले और बच्चे ही सफर करते हैं। तो एक दफा थेरेपिस्ट के पास जाने में या डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इनफैक्ट तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, बच्चे को अगर किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो फिर सही ट्रीटमेंट या सही डायरेक्शन में चलना एज सून एज पॉसिबल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हाउ पेरेंट्स कैन डू सिंपल बेसिक स्टेप्स ऑफ थेरेपी एट होम। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेरेंट, अगर एक पेरेंट को ये डायग्नोसिस मिलता है कि उसके बच्चे को या तो ऑटिज्म है, कोई सेंसरी इशू है, ओरल मोटर इशू है, या ADHD है उसके बच्चे को। अब पेरेंट्स ऐसी सूरत हाल में obviously they are doing therapies on regular basis in weekly sessions or monthly sessions, but still पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे कैसे थेरेपी के थ्रू हेल्प कर सकते हैं विद सिंपल बेसिक स्टेप्स। इफ यू कैन एक्सप्लेन द सिंपल बेसिक स्टेप्स, सो इट विल बी यूजफुल फॉर द पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स के लिए यकीनन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो इसमें सबसे बेसिक चीज ये है कि आपने पहले एक प्रोफेशनल के पास जाना है। जब आप प्रोफेशनल, जैसे अगर आप OT के पास गए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गए हैं, वो आप आपके बच्चे की असेसमेंट करेंगे प्रॉपर, आपके बच्चे के गोल सेट करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म गोल, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि घर में कैसे करना है। सो डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या है, और आप जाहिर है कि आपको एक प्रोफेशनल के साथ मिलके काम करना बहुत जरूरी है, मगर ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रोफेशनल ही आपके बच्चे को देख सकता है और घर में किसी किस्म का कोई इंटरवेंशन ना हो, या आप उस पर काम ना करें, या सिर्फ घर पर काम हो रहा हो और आप जो है प्रोफेशनल के पास ना जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपको आप अगर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही जा सकते हैं, 45 मिनट्स या बहुत हुआ तो 1 घंटे का सेशन पूरे दिन में इनफ नहीं होता। या आप वीकली बेसिस पे जा रहे हैं, इवन अगर आप रोजाना भी जा रहे हैं तो 24 घंटों में से 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा भी अगर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो इनफ नहीं है। आपको घर पर आकर उसको जरूर वो सारी एक्टिविटीज करवानी है जो आपके थेरेपिस्ट ने आपको गाइड किया, क्योंकि जो काम आप घर पर करवा सकते हैं या एज अ पेरेंट इन्वॉल्व होकर करवा सकते हैं वो थेरेपिस्ट नहीं कर सकते, और जो काम पेरेंट कर सकते हैं हमारी गैर मौजूदगी में वो जाहिर है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसका आउटकम अच्छा नजर आता है। तो बेसिकली अगर बच्चे को, जैसे आपने कहा कि सेंसरी चैलेंजेस हैं किसी किस्म के, तो हम उसकी असेसमेंट, वो उसकी मुख्तलिफ असेसमेंट होती है, सेंसरी प्रोफाइल कहलाती है, उसकी पूरी प्रॉपर स्कोरिंग होती है, फिर हमें पता चलता है कि कौन सा सेंसरी, क्योंकि हमने हमेशा से सुना हुआ था जब बचपन से कि हमारे 5 सेंसेस हैं, मगर जब हम थेरेपी में आए तो हमें अंदाजा हुआ कि नहीं, हमारा 2 और सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन है जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो हमें देखना होता है कि बच्चा उस कौन से सिस्टम में जो है वो ओवर रिस्पॉन्सिव है या अंडर रिस्पॉन्सिव है या सीक कर रहा है सेंसेशन को। तो जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं और स्कोर करके हमें एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आती है तो उस हिसाब से गोल सेट होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का सेंसरी चैलेंजेस है तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि वो सिर्फ आप अगर उसको फोकस करेंगे वो बैठ जाए और बैठ के आपके साथ लिख ले, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक हम उसके अंडरलाइनिंग सेंसरी चैलेंजेस को पहले रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स जो हैं वो इक्वली एक थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करें।
मिस नजमा, यूजुअली यूं होता है कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल जब मिलकर काम कर रहे होते हैं और थोड़े अरसे बाद कुछ पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आता, सो दे से कि हमारे बच्चे को थेरेपी से कुछ फायदा नहीं हो रहा। यूजुअली ये सुनने में आता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इन ऑन द सेम पेज विद द प्रोफेशनल, बिकॉज प्रोफेशनल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के थ्रू जो थेरेपी कर रहा होता है बच्चे की, वो एक सेंसरी डाइट के थ्रू कर रहा होता है। विदाउट प्रोफेशनल हेल्प आप इसको लेकर आगे चल नहीं सकते। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू कंसल्ट द प्रोफेशनल ऑन द फर्स्ट गो, आई गेस सो। सो आई थॉट आई शुड ऐड इट, बिकॉज पेरेंट्स डिनायल फेज में होते हैं, जिसकी वजह से वो थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की बजाय फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे रिसर्च करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप गूगल पे रिसर्च करें, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसी प्रोफेशनल को सीख करें। Next question Exactly. is Miss Najma. What are sensory issues and oral motor skills and how can they be addressed? यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और भी ऐड करना चाहूंगी कि सेंसरी इश्यूज क्या हैं, ओरल मोटर स्किल्स क्या हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा। सेशन स्टार्ट होने से पहले, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने मैसेज के थ्रू कुछ सवाल पूछे, जिनमें से एक कॉमन सवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो ये था कि मेरे बच्चे को बाइटिंग का इशू है, मतलब शी कैन नॉट च्यू थिंग्स प्रॉपरली और लिक्विड फॉर्म में चीजें ज्यादा लेती है उनकी बेटी, और वो चाह रही थी कि इस इशू को जरूर एड्रेस किया जाए कि जब एक बच्चे को ओरल मोटर स्किल्स का इशू है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसे कंसल्ट करना चाहिए, आइदर स्पीच थेरेपिस्ट और आइदर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिकॉज शी वाज फेसिंग लाइक क्वाइट ऑफ इश्यूज जो उनकी बेटी के साथ चल रहे थे और वो बहुत ज्यादा परेशान थी इस सिलसिले में। सो आई थॉट आई शुड एड्रेस दिस क्वेश्चन इन दिस इंटरव्यू एज वेल। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत हम कॉमनली ये चीज देख रहे होते हैं। और जो आपने ये पूछा कि उनको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, तो मैं कहूँगी दोनों के पास जाना चाहिए, क्योंकि सेंसरी असेसमेंट जो है उसके एक्सपर्ट जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो सेंसरी हिसाब से We will wait for Ms. Tajma until unless she gets connected again. हम भी काम करते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, मगर जो उसका अगर कोई सेंसरी एस्पेक्ट है तो वो डेफिनेटली एक ओटी ही डील कर सकता है। तो इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत क्लोजली ओटी और पीटी के साथ काम कर रहे होते हैं या वेरी क्लोजली हम जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट और ओटी काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा सेंसरी चैलेंजेस के बारे में बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 7 सेंसेस होते हैं। सो बेसिकली हम एनवायरनमेंट से जब हमारे सेंसरी इनपुट आ रहे होते हैं तो हमारी ब्रेन में एक्चुअली प्रोसेसिंग हो रही होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसे हम सीएनएस कहते हैं। सब जब प्रोसेसिंग सही हो रही होती है तो हमारा जो आउटपुट होता है वो अप्रोप्रिएट होता है, अगर हमारी प्रोसेसिंग सही हो रही है। अगर वहां पे किसी किस्म का प्रोसेसिंग में कोई चैलेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट जो होता है वो इनअप्रोप्रिएट होता है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बाइटिंग करते हैं या कपड़ों को, अपने कॉलर को च्यू करते हैं या पेंसिल्स को या कोई भी ऐसी चीज जो होती है जो उनके हाथ आ जाए उसको माउथिंग कर रहे होते हैं या ज्यादा उनको सेंसेशन चाहिए होती है। सो मैं स्पेसिफिकली किसी क्लाइंट को, क्योंकि जाहिर है हम स्पेसिफिक किसी डायग्नोसिस पे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं और वैसे भी हर बच्चा यूनिक होता है, तो मैं आपको पर्टिकुलर कोई प्लान नहीं बता सकती हूँ या सेंसरी डाइट नहीं बता सकती हूँ, बट बेसिकली हम उनको समटाइम्स ट्यूब दे रहे होते हैं, समटाइम्स हम फेशियल मसाज कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम अंदर से भी मसाज करते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं उनको, जिससे इनके जो चैलेंजेस होते हैं ओरल मोटर जिसे कहते हैं उसको बेहतर करते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम कर सकें। सो हमें उनकी नीड्स को देखते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता अप्रोप्रिएट बनाते हैं।
इससे बेहतर है कि बच्चा हर चीज को वाइड कर रहा हो, अपने आप को या किसी और चीजों को या किसी लोगों को, तो हम उनको कोई ऐसी चीज दे देते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जो इतना इनअप्रोप्रिएट नहीं लगे। मे बी चुई ट्यूब हो सकता है जो उसके उनके नेक में लगा दी जाए और वो जब भी उनको नीड हो वो च्यू कर सके, या कोई ऐसे खाने की चीज जैसे कैरेट है या किसी भी किस्म की, वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि अगर उन्हें बाइट करके खुदा ना खास्ता swallow कर लिया या चोक हो सकता है, क्योंकि अगर छोटे पार्ट्स हैं या कोई ऐसी चीज चली गई तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं किसी किस्म की आपको कोई खास डाइट अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि कौन किस तरह से इसको लेगा, बट हम कुछ बच्चे का होते हैं ताकि वो बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता अप्रोप्रिएट चीजों पे आ जाए और फाइनली उन चीजों को ओवरकम करके अप्रोप्रिएट हो जाए। बहुत शुक्रिया मिस नजमा, आपने इस सवाल को बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे के साथ सेंसरी इश्यूज क्या हो सकते हैं या ओरल मोटर स्किल्स क्या हैं। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया। थैंक यू सो मच मिस नजमा फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज। आपकी सब चीजों की डिटेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। A lot of parents were asking when I posted the poster about the interview, what is RISE and what is the purpose of RISE and what is RISE doing? And if you can mention the contact details or address so the parents can come. Okay. आई थिंक आपने शायद राइस के बारे में, मुझे थोड़ी सी आवाज आपकी इतनी अच्छी नहीं आ रही, आप मेरे फोन नंबर शेयर कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस से शेयर कर सकते हैं। हम कराची में बेस्ड है और इसमें हमारी छोटी सी एक टीम है जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी आते हैं, ऑर्थोटिस्ट भी आते हैं, मैं खुद हूँ, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रिसोर्स टीचर्स हैं, जिन बच्चों को स्कूल में हेल्प की नीड होती है उनको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो हम एडल्ट्स को भी और बच्चों दोनों को भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई विल ऐड द इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं ऐड कर दूंगी राइज का लिंक, फेसबुक पेज का भी और गूगल मैप से उसकी लोकेशन भी शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द चैनल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस नजमा आपका। हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में एक सीरीज क्रिएट करें और एक सीरीज के थ्रू जितनी हेल्प हो सकती है हम उतनी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। My pleasure. अल्लाह हाफिज।